कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है लेकिन आम आदमी तक पहुंचता है महज 15 पैसा। सरकारी रुपए का 85 पैसा रास्ते में ही घिस जाता है। अब सरकार की कोशिश है कि आम आदमी तक पूरा रुपया पहुंचे। जरूरतमंदों को बिचौलियों की बंदर बांट से बचाने के लिए सरकार ने सब्सिडी की बजाय सब्सिडी के बराबर पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचाने की योजना का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी से लागू होने वाली इस योजना को मनमोहन सिंह का चुनावी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अब तक आपने तेल के लिए सब्सिडी सुनी होगी, गैस के लिए सब्सिडी सुनी होगी, लेकिन 2014 में चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सरकार लेकर आई है कैश सब्सिडी का नायाब फॉर्मूला। सब्सिडी पाने के हकदारों को सरकार पर्दे के पीछे से कंपनी को पैसा नहीं देगी, बल्कि सरकारी पैसा खुद चलकर गरीबों के हाथ पहुंचेगा। सब्सिडी में मिले पैसों की खनक उनके घर तक सुनाई देगी। The Congress Party welcomes the decision of the government to launch the direct cash transfer scheme on the 1st of January 2013. While some bits of information about the scheme have entered the public domain, I think it's important that we recognize and make known to the people the ambitious scope of the scheme. सब्सिडी की जगह डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगी। कैश सब्सिडी में फिलहाल 42 योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। शुरू में इसे 51 जिलों में लागू किया जाएगा। 2014 से पहले इससे पूरे देश के करोड़ों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बैंक खाते में सीधे पैसा जाने लगेगा। यानी पहले सरकार गरीबों को रियायती दर पर सामान मुहैया कराती थी, लेकिन योजना शुरू होने के बाद लोगों को बाजार भाव पर ही चीजें खरीदनी होंगी। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत हमारे लिए क्रांतिकारी राजनीतिक अभियान है। जो क्रांति हम लाने वाले हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपका पैसा आपके हाथ में, यानी कि जो 100 रुपया आम आदमी का हक बनता है वो आम आदमी तक पहुंचेगा। आखिर क्यों सरकार सामान पर सब्सिडी की जगह लोगों को सीधे सब्सिडी की रकम दे रही है? सरकार को लगता है कि कैश सब्सिडी से न केवल जरूरतमंदों को पूरा फायदा मिलेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाले बिचौलिए और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी। ये कैश ट्रांसफर सिर्फ बैंक खाते तक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि जो परिवार, गरीब परिवार का हक बनता है वो हक उन्हें मिले। ये कैश ट्रांसफर नहीं है, ये हक ट्रांसफर है। जो हक आपको है, जो नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलेगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। भ्रष्टाचार और महंगाई के तोहमत से जूझ रही सरकार ने 2014 लोकसभा चुनावों से पहले सबसे बड़ा दांव खेल दिया। यूपीए की दूसरी सरकार के इस कदम को 2014 में लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को सरकार तुरूप के इक्के के तौर पर देख रही है। सरकार को उम्मीद है कि 2009 के चुनाव में जो काम मनरेगा ने किया था, वही 2014 में कैश सब्सिडी करेगी। कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं, एक राजनीतिक पार्टी है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। दरअसल पार्टी को लगता है कि महंगाई और करप्शन के मुद्दों पर उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हो चुकी है और अब कुछ लोक लुभावन वादे करने की जरूरत है। इसीलिए यूपीए 1 की तर्ज पर अगले कुछ महीनों में अब आप लगातार ऐसी घोषणाएं सुनेंगे जिससे आम आदमी को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि पार्टी कुछ उसको फायदा पहुंचा रही है। अब ये आपको तय करना है कि ये कहीं वोट खरीदने की कवायद तो नहीं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक।
तो सीधा गरीबों को उनका हक दिलाने के दावे के साथ सरकार कैश सब्सिडी योजना लेकर आई है। इस योजना को लागू करने से पहले अलवर में मिट्टी तेल और मैसूर में गैस सिलेंडर पर पायलट प्रोजेक्ट की तरह कैश सब्सिडी देने की पहल कर चुकी है सरकार। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही सरकार ने देश भर में इसे लागू करने का मन बनाया है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी बैंक खातों में, मिट्टी तेल की सब्सिडी भी गरीबों की जेब में, खाद की सरकारी रियायत भी सीधी किसानों को। अब न मारा जाएगा गरीबों का हक, न लगेगी सब्सिडी में सेंध। अब सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिलेगा सब्सिडी का फायदा। ऐसी ही खूबियां गिनाते हुए सरकार ने नए साल के तोहफे के तौर पर जनता के सामने पेश की है कैश सब्सिडी। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है कैश ट्रांसफर का, आपका पैसा आपके हाथ, ये भी एक एंटाइटलमेंट है, किसी का कानूनी हक बनता है। जो सरकार ने कहा है कि ये सब्सिडी आपके लिए है, ये सब्सिडी आपको ही पहुंचना है और जो बीच में लोग खा जाते हैं उनको हटाना है। कैश सब्सिडी योजना का आधार होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के जरिए ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान होगी। फिर खाद, एलपीजी गैस, मिट्टी तेल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाले सामान पर सब्सिडी की बजाय सब्सिडी की रकम सीधा उनके बैंक खातों में डाली जाएगी। यानी अगर गैस सिलेंडर खरीदना है तो उसे हर आदमी बाजार भाव पर खरीदेगा। बदले में सरकार सब्सिडी के बराबर का पैसा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के खाते में डाल देगी। ऐसे ही करीब 42 योजनाओं का पैसा सीधा गरीबों के खाते में जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से गरीबों का पैसा सीधा उनके हाथ में पहुंचेगा। अनुमान है कि करीब 3,20,000 करोड़ की सब्सिडी हर साल गरीबों के खाते में जाएगी। सब्सिडी का फायदा अब उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें इसकी जरूरत नहीं। सरकारी योजनाओं का पैसा डकारने वालों पर भी लगाम लगेगी। सब्सिडी पर मिलने वाले सामान की कालाबाजारी पर भी नकेल कसी जा सकेगी। The benefit for the beneficiary is there is no leakage. There will be no rent seeking anywhere in the system. The beneficiary would not have to pay any kind of money to get his benefit. सरकार इस योजना के सफल होने के लाख दावे करे, लेकिन कुछ सवाल अभी से मुंह बाए खड़े हैं। पहला सवाल यह कि देश की 125 करोड़ की आबादी में से अब तक महज 21 करोड़ लोगों का ही आधार कार्ड बना है। ऐसे में बाकी की 100 करोड़ आबादी में शामिल गरीबों तक सब्सिडी का फायदा कैसे पहुंचेगा? सवाल यह भी कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के एक बड़े हिस्से के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है। उन तक कैश सब्सिडी कैसे पहुंचेगी? एक और मुश्किल यह है कि आज भी कई गांवों में बैंक के ब्रांच नहीं है। उन गांव के गरीबों को कैश सब्सिडी का पैसा पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। एक सवाल यह भी कि जो पैसा सब्सिडी के एवज में गरीबों को दिया जाएगा, उसे किसी और मद में वे न खर्च करें, सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी? जाहिर है सरकार कैश सब्सिडी का जो सब्ज़बाग दिखा रही है, उसे हकीकत की कसौटी पर आंका जाना अभी बाकी है। सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक। तो कैश सब्सिडी का ये जो सुनहरा सपना है, इसमें कई पेचीदगियां हैं। सवाल आपके सामने है, क्या दिसंबर 2013 जो सरकार ने डेडलाइन रखी है कि पूरे देश में कैश सब्सिडी वो लागू कर पाएगी, क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि 100 करोड़ की आबादी जो है उसमें जो गरीब है उनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है जिसके आधार पर ये कैश सब्सिडी दी जाएगी। तो सवाल कई हैं और जाहिर सी बात है विपक्ष इन सवालों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, लेकिन एफडीआई पर सरकार अब ताल ठोक कर सामने आ गई है। जी हां, सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है और एफडीआई पर वो किसी भी नियम के तहत बहस के लिए तैयार है। इससे पहले एफडीआई पर हंगामे की वजह से लगातार चौथे दिन संसद में कामकाज ठप रहा। कमलनाथ रिटेल में विदेशी निवेश को लेकर संसद में मचे तूफान के बाद यूपीए समन्वय समिति की बैठक से जब सोनिया गांधी के साथ पीएम निकले तो चेहरे पर भरोसा साफ दिख रहा था। जी हां, एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस के मुद्दे पर 4 दिनों से संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार ने तय कर लिया कि स्पीकर जिस भी नियम के तहत चाहे बहस को सरकार तैयार है, यानी फैसला अब स्पीकर को करना है। यूपीए
is fully united, and all constituents of the UPA have said that they are firmly behind the government in any discussion or debate in Parliament. नियम 184 के तहत बहस का मतलब है बहस के बाद वोटिंग। अब तक कांग्रेस वोटिंग से बच रही थी क्योंकि शायद घटक दलों की एकजुटता पर भरोसा नहीं था, लेकिन सोमवार को सर्वदलीय बैठक और मंगलवार को यूपीए समन्वय समिति की बैठक से सरकार को टॉनिक मिल गई। गौरतलब है, इससे पहले बीजेपी और लेफ्ट एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस की मांग करते हुए सरकार पर हमलावर थे। संसद के शीत सत्र में लगातार चौथे दिन कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। I think the government is not interested in allowing this session to continue. The argument of the government that there must be a debate without a vote absolutely has no basis. बहस पर कैसे मान गई सरकार? सवाल उठता है कि आखिर सरकार अचानक नियम 184 के तहत बहस के लिए तैयार कैसे हो गई? इसकी जमीन सोमवार को ही तैयार हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को साथ का भरोसा दिया था। दोनों पार्टियां अगर वोट से बाहर भी रहती हैं, तब भी फायदा सरकार को है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि कुछ पार्टियां राजनीतिक मजबूरियों की वजह से चाहे भी तब भी रिटेल में एफडीआई का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए अब वो इस कोशिश में जुट गई है कि ये पार्टियां पर्दे के पीछे से उसकी मदद करें, यानी अगर वोटिंग की नौबत आए तो वो सरकार के खिलाफ वोट देने के बजाय वोटिंग में हिस्सा ना लें। बाकी चिंता डीएमके ने दूर कर दी। डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने एक बयान जारी कर कहा, हालांकि हम एफडीआई का विरोध करते हैं, लेकिन मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए हम इसका समर्थन करने को मजबूर है। बीजेपी नियम 184 के तहत वोट करना चाहती है। अगर हम सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो यूपीए सरकार पर खतरा होगा। डीएमके यूपीए को खतरे में डालकर बीजेपी को लाभ पहुंचाना नहीं चाहती। सरकार पूरी तरह आश्वस्त है क्योंकि आंकड़े उसके पक्ष में है। दरअसल यूपीए की यह बैठक बुलाई ही गई थी सहयोगियों का मन टटोलने के लिए। बैठक से ठीक पहले एफडीआई को लेकर नाराज चल रही डीएमके ने भी जब सरकार के पक्ष में जाने का ऐलान कर दिया तो सरकार की बाँछें खिल गई। साफ है कि बीजेपी के डर ने यूपीए को फिलहाल एक कर दिया है। चेन्नई से प्रेमवदा के साथ बालकृष्ण और शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जिंदल मामले में जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उद्योगपति नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि दोनों पत्रकारों ने खबर रुकवाने के लिए उनसे रिश्वत मांगी थी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवेंद्र, कहां से हुई है गिरफ्तारी? देखिए, चाणक्यपुरी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर है। पहले उनको पूछताछ के लिए रेगुलरली बुलाया जा रहा था और आज भी जब बुलाया गया उसके बाद पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और काफी दिनों से उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। शुरुआत में वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन से रेगुलर जाना शुरू किया था। उसके बाद जो पूछताछ के अधिकारी थे उन्होंने गिरफ्तार किया है। इन पर नवीन जिंदल से पैसे मांगने का आरोप था और उसकी सीडी भी दी गई थी नवीन जिंदल की तरफ से। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शिवेंद्र, जी न्यूज की तरफ से, जी बिजनेस की तरफ से किसी तरह की कोई स्टेटमेंट आई है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, अभी चंद मिनटों पहले ही गिरफ्तारी हुई है और खुद कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। और अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि रोज पूछताछ हो रही थी और पूछताछ के बाद ही अचानक आज गिरफ्तारी की गई है। तो अभी अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि जिंदल केस में जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। जिंदल केस में इन दो पत्रकारों पर आरोप लगाया था नवीन जिंदल ने कि उनसे खबर रुकवाने के लिए, कोयला घोटाले से जुड़ी खबर को रुकवाने के लिए जिसमें जिंदल स्टील का नाम आ रहा था, इन दोनों ने रिश्वत की मांग की थी।